हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। आज हम 10th क्लास का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण देकर इसमें समझाया गया है। और ये भी बताया है कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कितने तरह की पावर शेयरिंग होती है और पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि किसी भी लाइन से कोई भी क्वेश्चन आपका सीबीएसई में आ सकता है। सबसे पहले बेल्जियम के बारे में बताया है कि बेल्जियम कैसी कंट्री है। बेल्जियम यूरोप की एक स्मॉल कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, जिसका एरिया जो है हरियाणा स्टेट से कम है। इस कंट्री के साथ कौन कौन सी कंट्री के बॉर्डर लगते हैं वो भी बताया, और ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, इन कंट्रियों के बॉर्डर जो है वो बेल्जियम के साथ लगते हैं। पॉपुलेशन कैसी है? पॉपुलेशन जो है वो 1 करोड़ के करीब है, जो हरियाणा की पॉपुलेशन का आधा है। एथनिक कंपोजिशन क्या है, मींस कौन कौन सी लैंग्वेज के लोग रहते हैं इसके अंदर। तो टोटल पॉपुलेशन का 59% जो लोग हैं वो फ्लैमिश रीजन में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं। बाकी 40% लोग जो हैं वो वॉल्निया में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। 1% लोग जो हैं, जिनको बेल्जियम के लोगों को बेल्गियन कहा जाता है, वो जर्मन भाषा बोलते हैं। बेल्जियम की कैपिटल का नाम ब्रुसेल है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ब्रुसेल में जो कैपिटल है बेल्जियम की, 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग जो है वो डच भाषा बोलते हैं। फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की माइनॉरिटी है, वो ज्यादा रिच है और पावरफुल है। इसलिए जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो इस बात से नाराज है कि सारे बेनिफिट इनको मिलते हैं। इसलिए इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में 1950 से लेकर 1960 तक जो है वो कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन बनी रही। और ये कॉन्फ्लिक्ट ब्रुसेल में सबसे ज्यादा था, क्योंकि ब्रुसेल में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है ब्रुसेल के अंदर डच स्पीकिंग है। ब्रुसेल के अंदर सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम, टेंशन क्रिएट हुई थी, क्योंकि डच स्पीकिंग लोग जो हैं वो कंट्री के अंदर मेजॉरिटी में थे, बट कैपिटल के अंदर, ब्रुसेल के अंदर वो माइनॉरिटी में थे। अब दूसरी कंट्री का उदाहरण लिया, श्रीलंका का उदाहरण लिया है कि श्रीलंका कैसी कंट्री है। श्रीलंका जो है उसके बारे में बताया कि श्रीलंका में जो है वो डाइवर्स पॉपुलेशन है। मेजर ग्रुप, सोशल ग्रुप जो है वो सिन्हाला स्पीकिंग है। 74% लोग जो है वो सिन्हाला भाषा बोलते हैं और 18% लोग जो है वो तमिल भाषा बोलते हैं। आगे तमिल भाषा बोलने वालों के भी 2 ग्रुप्स हैं। एक वो ग्रुप जो श्रीलंका में ही रहता है, जिसे श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं। एक वो ग्रुप जो इंडिया से गया प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स के टाइम में, जो वर्कर्स को उन्होंने वहां पर श्रीलंका में भेजा, तो उनको इंडियन तमिल्स कहा गया। सिन्हाला स्पीकिंग लोग हैं जो सिन्हाला भाषा बोलते हैं, वो बुद्धिज्म को मानते हैं, और जो ज्यादातर तमिल्स हैं वो या तो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। सिर्फ 7% लोग ऐसे हैं जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, चाहे वो तमिल्स हैं चाहे वो सिन्हाला भाषा बोलते हैं। बेल्जियम में डच कम्युनिटी क्योंकि मेजॉरिटी में है, तो वो ज्यादा जो एडवांटेज है वो लेती है जर्मन स्पीकिंग लोगों के बजाय, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा था। किस तरह से उसको सॉल्व किया गया वो आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही श्रीलंका में सिन्हालस की मेजॉरिटी थी, तो सिन्हालस जो है हर तरीके की फैसिलिटीज, हर तरीके के राइट्स जो है वो एंजॉय कर रहे थे। श्रीलंका में क्योंकि सिन्हाला जाति के लोग ज्यादा थे, तो श्रीलंका 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ। जो सिन्हाला कम्युनिटीज के लोग हैं उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट बनाई और मेजोरिटेरियन प्रणाली को जिसे अडॉप्ट किया उन्होंने, कि जिसकी ज्यादा मेजोरिटी है उसी की सरकार बनेगी। 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया और तमिल को नहीं किया गया। जितनी भी पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की वो सारी सिन्हालास के फेवर में थी, चाहे वो यूनिवर्सिटीज की पोजीशन थी या गवर्नमेंट जॉब्स थी।
क्योंकि सिनालास को हर फैसिलिटीज मिली होती, चाहे वो पोस्ट हो, गवर्नमेंट जॉब्स हो, और उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इसकी वजह से जो तमिल्स हैं, श्रीलंकन तमिल्स जो है, वो अपने आप को अलग थलग समझने लगे, क्योंकि उनके लिए कोई भी अधिकार या नहीं थे, वहां पर कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स में उनके लिए कोई सीट्स नहीं थी। उन लोगों को ये लगा कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रही, उनको गवर्नमेंट जॉब्स में और अपनी दूसरी अपॉर्चुनिटीज में डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, उनके साथ भेदभाव कर रही है, और उनके इंटरेस्ट को जो है वो इग्नोर कर रही है। इसी कारण से सिनालास और तमिल्स कम्युनिटीज के अंदर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन बढ़ती चली गई। श्रीलंकन तमिल्स ने पार्टीज बनाई और स्ट्रगल्स किए कि उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाए और रीजनल ऑटोनॉमी दी जाए, एजुकेशन में, जॉब्स में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए। पर उनकी डिमांड को बार बार जो है वो ठुकरा दिया गया, डिनाई करते चले गए। 1980s में सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जी, उन्होंने इंडिपेंडेंट तमिल इलम स्टेट की डिमांड की, नॉर्दर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में। पर उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, और ये टेंशन और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है उसने सिविल वार का रूप ले लिया। दोनों कम्युनिटीज के हजारों लोग मारे गए, रिफ्यूजीज की तरह रहे। श्रीलंका जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसका एक्सीलेंट रिकॉर्ड है, सक्सेसफुल डेमोक्रेसी रही है श्रीलंका में इंडिपेंडेंस के टाइम से। बट इस सिविल वार ने पूरी कंट्री को, इकोनॉमिक लाइफ को, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। श्रीलंका कंट्री जो है वो डेमोक्रेसी में सक्सेसफुल रही इंडिपेंडेंट के टाइम से। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसका एक्सीलेंट रिकॉर्ड रहा, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर है, चाहे हेल्थ सेक्टर है, सब में। बट सिविल वार ने पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया।